हेलो फ्रेंड्स, तो फिर एक बार स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल टारगेट एग्जाम में। तो आज का हमारा कॉन्सेप्ट है एनसीएफ 2005। तो फ्रेंड्स, आपके सीटेट के एग्जाम में एनसीएफ एनईपी से भर भर के क्वेश्चन पूछे जाते हैं हर बार, क्योंकि आपके सीटेट के एग्जाम में जितने भी विषय पूछे जाते हैं उन सभी में ही पेडोलॉजी आती है और उन सब में एनसीएफ एनईपी के क्वेश्चन बहुत सारे पूछे जाते हैं। तो आपको एनसीएफ के बारे में सारी जानकारी होनी चाहिए। तो आज का जो हमारा विषय है वो एनसीएफ के बारे में है। तो वीडियो को शुरू से लेकर एंड तक देखें बिना स्किप करते हुए, और वीडियो यदि अच्छा लगे तो चैनल को सब्सक्राइब करें, जिससे आपको आगे का नोटिफिकेशन मिल सके और आने वाली वीडियो के बारे में भी जानकारी हो सके। तो समझते हैं एनसीएफ के बारे में कि एनसीएफ 2005 क्या है। सबसे पहले एनसीएफ की फुल फॉर्म नेशनल करिकुलम फ्रेमवर्क, ये तो इंग्लिश में हो गई। यदि हिंदी में पूछी जाती है तो राष्ट्रीय पाठ्यचर्या की रूपरेखा। अब एनसीएफ 2005 के बारे में महत्वपूर्ण पॉइंट जान लेते हैं। राष्ट्रीय पाठ्यचर्या की रूपरेखा 2005 एक दस्तावेज है। क्या है ये एक दस्तावेज है जिसमें ऐसे विषयों पर चर्चा की गई है कि बालकों को क्या और किस प्रकार से पढ़ाया जाना चाहिए। यानी आप एक अच्छे अध्यापक बनना चाहते हैं तो आपको पता होना चाहिए कि बालकों को क्या और किस प्रकार पढ़ाया जाना चाहिए। तीसरा पॉइंट आपका है राष्ट्रीय पाठ्यचर्या की रूपरेखा 2005 की उत्पत्ति रविंद्रनाथ टैगोर के सभ्यता और प्रगति नामक निबंध से हुई है। एनसीएफ 2005 को प्रोफेसर यशपाल की अध्यक्षता में तैयार किया गया है। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इससे क्वेश्चन आपसे पूछा जा सकता है। राष्ट्रीय पाठ्यचर्या की रूपरेखा 2005 का अनुवाद संविधान की 8वीं अनुसूची में दी गई भाषाओं में किया गया है। यानी राष्ट्रीय पाठ्यचर्या की रूपरेखा 2005 है, इसका अनुवाद संविधान की 8वीं अनुसूची। अब देखिए संविधान की 8वीं अनुसूची में कितनी भाषाओं को मान्यता दी गई है, तो 22 भाषाओं को मान्यता दी गई है। कितनी? 22 भाषाओं को मान्यता दी गई है और इन सभी 22 भाषाओं में एनसीएफ 2005 का अनुवाद किया गया है। इसमें क्या है कि हमारे देश की जो राष्ट्रीय पाठ्यचर्या है वो किस प्रकार की होनी चाहिए, इसको समझाया गया है। आगे देखते हैं। अभी तक 4 बार एनसीएफ को संशोधित किया जा चुका है। अभी तक 4 बार एनसीएफ को संशोधित किया जा चुका है। पहला हुआ था 1975 में, दूसरा हुआ था 1988 में और तीसरा 2000 में, और अभी लेटेस्ट हुआ जो वो है 2005। ये चौथा है, यानी 2005 हमारे एनसीएफ 2005, जिसके बारे में अभी आपको बता रही हूँ। इसकी थीम क्या थी? देखिए इसकी थीम है एनसीएफ 2005 लर्निंग विदाउट बर्डन, यानी शिक्षा बिना बोझ के। एनसीएफ 2005 का निर्माण मानव विकास संसाधन मंत्रालय की देखरेख में किया गया था। यानी जो एनसीएफ 2005 था इसका निर्माण जो हुआ है वो मानव विकास संसाधन मंत्रालय की देखरेख में किया गया था। इसमें देखिए समझाया गया जो थीम है वो क्या है कि एनसीएफ 2005 लर्निंग विदाउट बर्डन, यानी बच्चे को हमें बिना बर्डन की शिक्षा देनी है, बिना बोझ की शिक्षा देनी है। हमें ऐसा तरीका सोचना है जिससे बच्चे के दिमाग पर प्रेशर ना पड़े। यानी राष्ट्रीय पाठ्यचर्या का जो प्रमुख उद्देश्य है वो शिक्षा बिना बोझ के है, यही इसकी थीम है। अब आगे देखते हैं। एनसीएफ 2005 के उद्देश्य देखिए, बच्चों का जो सर्वांगीण विकास है वो करना है। बच्चों का सर्वांगीण विकास करना है एवं उनकी स्कूली शिक्षा को बाहरी शिक्षा से जोड़ना है। यानी बच्चों को एक किताबी कीड़ा न बना करके उसका जो ज्ञान है या फिर उसका जो सर्वांगीण विकास करना, उसे हमें स्कूल से बाहर की शिक्षा या बाहरी वातावरण से या सामाजिक वातावरण से भी जोड़ना है, जिससे बच्चा खेल खेल में सीख सके। एनसीएफ 2005 बालक के मूल्यांकन के लिए सतत एवं व्यापक मूल्यांकन पर बल देता है, जिससे बच्चा नवीन सोच, तर्क क्षमता, चिंतन आदि विकसित कर सके। इससे क्या होगा? बच्चों में नवीन सोच समझ इंक्रीज होगी, अलग अलग चीजों को अलग अलग तरह से करने की।
अब आगे देखते हैं, एनसीएफ 2005 के कुछ सिद्धांत भी दिए गए हैं, जैसे हैं ज्ञान को बाहरी जीवन से जोड़ना, यानी बच्चे का जो ज्ञान है उसको बाहरी वातावरण से जोड़ना, बाहरी जीवन से जोड़ना। रटने की प्रणाली को खत्म करना, आपके कई बार आपके एग्जाम में इस तरह के क्वेश्चन बन के आते हैं, तो उसमें ये भी दे रखा होता है रटने की प्रणाली को खत्म करना, गलत ऑप्शन में, निगेटिव में, तो आपको इसको लगाना है रटने की, क्योंकि जो एनसीएफ 2005 है वो रटंत विद्या पर बल नहीं देता है, ये गलत पॉइंट का। पाठ्य पुस्तक पर केंद्रित न हो शिक्षा, यानी बच्चे को सेंटर्ड में रखकर हमें शिक्षा देनी है, पाठ्य पुस्तक पर केंद्रित नहीं होनी चाहिए शिक्षा। कक्षा कक्ष को गतिविधियों से जोड़ा जाए और उन्हें लचीला बनाया जाए, यानी कक्षा कक्ष में जो गतिविधियां होती, जो मूवमेंट कराए जाते हैं बच्चे को पढ़ाने के लिए, शिक्षा देने के लिए, उसको लचीला बनाया जाए, जिससे बच्चा खेल खेल में सीख सके, यानी खेल खेल में वो शिक्षा ग्रहण कर सके। राष्ट्रीय महत्व बिंदु को पाठ्यक्रम में शामिल किया जाए, यानी राष्ट्रीय महत्व के जितने भी पॉइंट हैं वो भी पाठ्यक्रम में शामिल किए जाएं। अब समझते हैं एनसीएफ 2005। एनसीएफ 2005 के महत्वपूर्ण बिंदु यानी महत्वपूर्ण पॉइंट। विद्यार्थियों को रटने से मुक्त कराया जाए। एनसीएफ 2005 बल देता है कि विद्यार्थियों को रटंत विद्या से मुक्त कराया जाए, जिससे उनका चहुमुखी विकास हो सके। शिक्षा बालक केंद्रित हो, देखिए यहाँ पे बालक की जगह ये हाल लिखा हुआ, ये गलत है, यहाँ पर होना चाहिए बालक। क्या होना चाहिए? बालक, यानी शिक्षा जो है वो बालक केंद्रित होनी चाहिए, चाइल्ड सेंटर्ड होनी चाहिए, ना कि टीचर सेंटर्ड। भारत सरकार के एमएचआरडी, यानी देखिए आपके एग्जाम में एमएचआरडी की फुल फॉर्म पूछी जा सकती है, तो वो होगी मिनिस्ट्री ऑफ ह्यूमन रिसोर्स एंड डेवलपमेंट, ये आपके एमएचआरडी की फुल फॉर्म है। तो भारत सरकार के एमएचआरडी मिनिस्ट्री ऑफ ह्यूमन रिसोर्स एंड डेवलपमेंट की पहल पर प्रोफेसर यशपाल की अध्यक्षता में यह समिति बनाई गई है। पाठ्यक्रम ज्यादा से ज्यादा व्यवहारिक होना चाहिए, जिससे बच्चा सामाजिक चीजों से जुड़ सके और वो सामाजिक शिक्षा भी ग्रहण कर सके। राष्ट्रीय पाठ्यचर्या की रूपरेखा 2005 एनसीईआरटी पाठ्यक्रम में सुधार लाने हेतु ये एक सुधारात्मक कदम है। जो राष्ट्रीय पाठ्यचर्या की रूपरेखा 2005 है एनसीईआरटी, पाठ्यक्रम में सुधार लाने हेतु अपनाया गया एक सुधारात्मक कदम है। आगे देखते हैं एनसीएफ 2005 के महत्वपूर्ण बिंदु। एनसीएफ 2005 ये 14 एवं 15 जुलाई, देखिए यहाँ पर 14, ये नहीं होगा, 14 एवं 15 जुलाई। एनसीएफ 2005 14 एवं 15 जुलाई 2004 की बैठक का परिणाम है। जो एनसीएफ 2005 है ये 15 जुलाई 2004 की बैठक का परिणाम है। एनसीएफ 2005 का जो निर्माण हुआ वो एनसीईआरटी ने किया है। राष्ट्रीय पाठ्यचर्या की रूपरेखा 2005 के अनुसार भाषा जो है वो बच्चे की मातृभाषा होनी चाहिए, यानी बच्चे की जो प्राथमिक शिक्षा है वो उसकी अपनी मातृभाषा में होनी चाहिए, जिससे बच्चा अच्छे से शिक्षा को ग्रहण कर सके। एनसीएफ 2005 का सूत्र, शिक्षा बिना बोझ की होनी चाहिए, ये भी सही है, शिक्षा बिना बोझ की होनी चाहिए। पाठ्यक्रम दो शब्दों से मिलकर बना है, पाठ्य प्लस क्रम, यानी जो पाठ्यक्रम है वो दो शब्दों से मिलकर बना है, पाठ्य प्लस क्रम, जिसमें क्या पाठ्य का जो अर्थ होता है वो होता है पढ़ने योग्य सामग्री, तथा क्रम का अर्थ होता है एक निश्चित व्यवस्था में, यानी जो हम बच्चों को पढ़ाएंगे उसमें पढ़ने योग्य सामग्री तथा एक निश्चित व्यवस्था में होनी चाहिए कि हमको उनको क्या और किस तरह से पढ़ाना है। फ्रोबेल के अनुसार पाठ्यक्रम समस्त मानव जाति के गुणों का सार है, यानी फ्रोबेल महोदय ने कहा है कि जो पाठ्यक्रम है वो समस्त मानव जाति के गुणों का सार है। अब हम लोग समझेंगे एनसीएफ 2005 में शिक्षक के प्रति दृष्टिकोण। शिक्षक ज्ञान का स्रोत नहीं है, शिक्षक जो है वो ज्ञान का स्रोत नहीं है। शिक्षक केवल ज्ञान को सुगम करता है, जो शिक्षक है वो केवल, यहाँ पे देखिए के आएगा, केवल, शिक्षक केवल ज्ञान को सुगम करता है
और चीज़ों को सरल करके आपको बताता है। जैसे शिक्षक क्या है, शिक्षक जो शिक्षा है वो शिक्षक केंद्रित शिक्षा नहीं होनी चाहिए। यानी एनसीएफ 2005 बताता है कि जो शिक्षा है वो शिक्षक केंद्रित नहीं होनी चाहिए, बल्कि वह बाल केंद्रित शिक्षा होनी चाहिए, चाइल्ड सेंटर्ड शिक्षा होनी चाहिए। शिक्षक बच्चों को रास्ता दिखाता है, चीजों को सरल और सुगम बनाता है, ताकि बच्चे अच्छे से ज्ञान को ग्रहण कर सकें। आप देखते हैं एनसीएफ 2005 में बालक के प्रति दृष्टिकोण। जैसे अभी मैंने आपको बताया था शिक्षक के प्रति दृष्टिकोण कि एनसीएफ कहता है कि जो शिक्षा है वो बालक केंद्रित होनी चाहिए, यानी चाइल्ड सेंटर्ड होनी चाहिए, ना कि टीचर सेंटर्ड। इसी तरह से बालक के प्रति दृष्टिकोण है कि प्रत्येक बच्चे में जो सीखने की गति होती है, प्रत्येक बच्चे में सीखने की गति अलग अलग होती है, तो हर एक बच्चे का करिकुलम पाठ्यक्रम भी अलग अलग होना चाहिए, यानी हर एक बच्चे का पाठ्यक्रम जो है वो अलग अलग होना चाहिए। शिक्षक को चाहिए कि वो बच्चे को अपने हिसाब से सीखने का मौका दें। यानी कुल मिला के सारी ही निकलता है कि जो शिक्षा है वो बालक केंद्रित होना चाहिए। बालक अलग अलग जो उनकी गति होती है सीखने की वो अलग अलग होती है, अलग अलग मानसिकता के बच्चे होते हैं। तो एक अच्छे टीचर की यही पहचान है कि वो बच्चे को समझ सके, उनकी मानसिकता को समझ सके और उनके ज्ञान को बढ़ा सके, और वह यह अच्छे से सोच सके कि किस बच्चे को किस प्रकार का ज्ञान दिया जाए ताकि वो उसको जल्द से जल्द ग्रहण कर सके, समझ सके। तो फ्रेंड्स, आपको वीडियो कैसा लगा? यदि आपको अच्छा लगा हो तो ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।